नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की तह तक जाने वाले हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारे संसाधनों या एक खास बैकग्राउंड की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब बातें उतनी मायने नहीं रखती? बिल्कुल। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक इंसान का बैकग्राउंड पीछे छूट जाता है और असली ताकत होती है सिर्फ और सिर्फ एक शानदार विचार में। एक ऐसा आइडिया जो सच में पूरी दुनिया को बदलने का दम रखता है। चलिए गहराई से समझते हैं। और इस बात को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के इस बेहतरीन कोट से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। वो कहते हैं, ये विचार है जो मायने रखता है। एक क्रांतिकारी विचार, एक शानदार आविष्कार दूसरों को उन तरीकों से उद्योगों में क्रांति लाने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनकी कभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो आइए इस पर विचार करते हैं। मतलब सोचकर देखिए कि एक विचार कैसे जन्म लेता है और आगे बढ़ता है। किसी को नहीं पता होता कि आज का एक छोटा सा आविष्कार भविष्य में कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। जैसे बेल लैब्स में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, तो किसने सोचा था कि उसी से आगे चलकर आज के हमारे स्मार्टफोन और ट्विटर फीड्स बनेंगे। सच में हर बड़े बदलाव की जड़ में बस एक ही चीज होती है, एक विचार। तो आज की हमारी इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विचार की शक्ति पर, फिर देखेंगे सिलिकॉन वैली का वैश्विक रूप, उसके बाद जोखिम और नवाचार को बढ़ावा देना, फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम पर काबू पाना और आखिर में अधीर बने आशान्वित रहें। यकीन मानिए, व्यक्तिगत कहानियों, वैश्विक आर्थिक रुझानों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से भरा यह एक बहुत ही शानदार सफर होने वाला है। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, एक विचार की शक्ति। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। सुंदर पिचाई का बचपन चेन्नई में बीता था। जरा कल्पना कीजिए, 12 साल की उम्र तक उन्हें अपना पहला रोटरी फोन तक नहीं मिला था और टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आता था। लेकिन जब वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड पहुंचे, तो सोचिए उनके लिए वो कैसा रहा होगा। एकदम से एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक। घर फोन करने के लिए $2 प्रति मिनट लग रहे थे। कैलिफोर्निया की ठंड जमा देने वाली थी। और तो और एक आम से बैकपैक की कीमत उनके पिता के पूरे एक महीने के वेतन के बराबर थी। लेकिन इस भारी संघर्ष और एकदम अलग माहौल के बीच एक चीज थी जिसने उनके लिए सबसे बड़े सहारे का काम किया। वो थी कंप्यूटिंग। टेक्नोलॉजी तक पहुंचने उनके लिए सब कुछ बराबर कर दिया था। ये उस मुश्किल दौर में सचमुच एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सिलिकॉन वैली का वैश्विक रूप। यहां एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। आज लगभग 60 से ज्यादा देशों में 21% वयस्क ऐसे हैं जो अगले 3 सालों में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का पक्का इरादा रखते हैं। और सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि महान तकनीक और बड़े विचार अब दुनिया के किसी एक खास हिस्से की मोहताज नहीं रहे। याद है वियतनाम के हनोई का वो साधारण सा डेवलपर डोंग गुएन, जिसने फ्लैपी बर्ड गेम बनाया था और वो रातों रात पूरी दुनिया में छा गया। मतलब अब कोई भी शानदार आइडिया दुनिया के किसी भी कोने से निकल सकता है और देखते ही देखते ग्लोबल लेवल पर धूम मचा सकता है। और इस विशाल संख्या पर तो एक पल के लिए रुकना बनता ही है। 20 करोड़। जी हां, आज पूरी दुनिया में 20 करोड़ महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हैं या उसे सफलतापूर्वक चला रही हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि इनोवेशन या नवाचार अब एक ऐसा वैश्विक तूफान बन चुका है जिसने पुरानी और पारंपरिक दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया है। ये संख्या चीख चीख कर कह रही है कि अब एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का ही एकाधिकार नहीं है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स अक्सर बहुत ही छोटी जगहों से जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए जीमेल को ही ले लीजिए। ये सब कैसे शुरू हुआ था? सिर्फ एक व्यक्ति के अपने ईमेल को बेहतर बनाने के जुनून से। और आज इसके 1 अरब से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इसी तरह क्रोम ब्राउज़र के पीछे एक छोटी सी टीम की तेज इंटरनेट देने की जिद थी। और गूगल कार्डबोर्ड के बारे में क्या ख्याल है? पेरिस में बैठे सिर्फ 2 इंजीनियरों का एक छोटा सा आइडिया, जिसने आज 10 लाख से भी ज्यादा छात्रों को ग्रेट बैरियर रीफ से लेकर माचू पिचू तक के वर्चुअल फील्ड ट्रिप करा दिए हैं। ये सब इस मूल बात पर मोहर लगाता है कि आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में जो मायने रखता है वो है सिर्फ आपका विचार। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, जोखिम और नवाचार को बढ़ावा देना। तो बड़े विचारों को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह का माहौल चाहिए? देखिए, किसी भी नवाचार को जन्म देने के लिए कुछ खास तरह की मानसिकताएं बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहली बात, जोखिम लेने को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर विफलता हाथ लगे तो उसे छुपाने के बजाय सम्मान के बिल्ले या बैज ऑफ ऑनर की तरह गर्व से पहनना चाहिए।
इसके साथ ही दूसरों के विचारों को काटना नहीं है, बल्कि उन पर नई परतें चढ़ाकर उन्हें और बेहतर बनाना है। और सिर्फ किताबों में सिर खुपाने के बजाय व्यवहारिक अनुभव, जिसे हम हैंड्स ऑन लर्निंग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपना लक्ष्य हमेशा इतना ऊंचा रखें जो शायद पहली बार में असंभव लगे, क्योंकि जब लक्ष्य इतना बड़ा होता है तो रास्ते में एक दो बार गिरना या असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि वो पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। इस पूरी बात को थॉमस एडिसन के इस अमर वाक्य से बेहतर भला और क्या समझा सकता है। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स की कहानी भी तो बिल्कुल यही है। रिजेक्शन का सामना करना, बहुत ही बेहतरीन आइडियाज का फ्लॉप हो जाना। असल में ये सब विफलताएं हैं ही नहीं, ये तो नवाचार के वे 10,000 तरीके हैं जो अंत में हमें सही रास्ते तक लेके जाते हैं। ये नजरिया विफलता को हार से बदलकर सीखने के एक बेहतरीन टूल में बदल देता है। अब आते हैं भाग 4 पर, इम्पोस्टर सिंड्रोम पर काबू पाना। ये काफी दिलचस्प है। अक्सर जब लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं या बहुत काबिल लोगों के बीच होते हैं तो उन्हें एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक अनुभव होता है। इसे तकनीकी भाषा में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो ये वो एहसास है जहां इंसान को अंदर ही अंदर लगने लगता है कि वो अपनी इस जगह या सफलता के लायक नहीं है, या शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के सबसे बेहतरीन इंजीनियर भी जब असाधारण रूप से टैलेंटेड लोगों से भरे किसी कमरे में जाते हैं तो वो भी अक्सर इस सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। जी हां, ये एक बहुत ही आम आंतरिक संघर्ष है। लेकिन यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि इस संघर्ष को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। जब भी मन में ऐसी कोई भावना आए तो समझ लीजिए कि ये असल में एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लगातार खुद को चुनौती दे रहे हैं और खुद को ऐसे माहौल में रख रहे हैं जहां आपके आसपास के लोग आपसे भी बेहतर हैं। सोचिए, अगर कोई अपने काम में हमेशा पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश ही नहीं कर रहा है ना? और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, अधीर बने, आशान्वित रहें। भविष्य के इनोवेटर्स के लिए ये 3 चरणों वाला एक बहुत ही असरदार ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम है खुले विचारों वाले बने। ये खोजना बहुत ज़रूरी है कि असल में हमारा असली जुनून किस चीज़ में है। आपको पता है, जब मोज़ेक ब्राउज़र लॉन्च हुआ था तब ज़्यादातर लोगों को उसकी अहमियत समझ ही नहीं आई थी, लेकिन जिन लोगों ने अपना दिमाग खुला रखा था उन्होंने उसमें भविष्य देख लिया था। फिर आता है दूसरा कदम, अधीर बने। आज की तकनीक में जो भी कमियां या हताशाएं हमें नजर आती हैं, दरअसल वे कोई समस्या नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि वे ही अगली तकनीकी क्रांति की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यही अधीरता तो विकास को गति देती है। और अंत में तीसरा कदम, आशान्वित रहें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक पीढ़ी की प्रगति ही अगली पीढ़ी की नींव बनती है। इंसान की तरक्की और इतिहास के इस लंबे सफर पर अटूट विश्वास रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। सोच कर देखिए, अंत में इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा कि रास्ते में कितनी असफलताएं मिली या क्या कुछ पीछे छूट गया। इतिहास तो सिर्फ उसी चीज को याद रखता है जो दुनिया में एक स्थायी बदलाव लाती है। तो असली सवाल यह है कि आने वाला कल कैसा होगा और आज की ये पीढ़ी दुनिया को किस रूप में बदलने जा रही है। ये सवाल वाकई भविष्य की संभावनाओं को देखने का एक एकदम नया नजरिया देता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमेशा ये याद रखिएगा, एक विचार को पनपने का मौका देना ही दुनिया बदलने की सबसे पहली सीढ़ी है।